नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था से भारत में शेयर बाजार। तो भारत में शेयर बाजार यानी शेयर बाजार के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से एक्सचेंज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उन एक्सचेंजों में कौन से इंडेक्स है उसके बारे में जानेंगे। और आप लोग, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग शेयर बाजार, शेयर मार्केट के बारे में सुनते रहते हैं, हमेशा सुनते रहते होंगे, लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमें क्या चीज़ जाननी चाहिए उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दिमाग में आ पाएगा शेयर मार्केट, शेयर बाजार मतलब ऐसा बाजार। जब बाजार शब्द आता है तो उसका मतलब हो जाता है कि वहाँ पर आप कुछ व्यापारिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ का लेन देन कर रहे हैं, यानी क्रय या विक्रय कर रहे हैं, या तो खरीद कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं। ये होता है कोई मार्केट, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो और चाहे वो शेयर का मार्केट हो। तो शेयर के मार्केट में शेयर्स यानी सिक्योरिटीज़ का हम लोग क्रय विक्रय करते हैं। कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। अगर हम बेच रहे हैं और मुझे खरीदने वाला नहीं मिल रहा, अगर मैं कुछ बेच रहा हूं और मुझे खरीदने वाला नहीं मिल रहा कोई, तो मैं कैसे बेचूंगा? अगर मैं खरीद रहा हूं और कोई बेचने वाला नहीं मिल रहा तो मैं कैसे खरीदूंगा? तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो दोनों चीज़ों का होना आवश्यक होता है तब वो मार्केट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर बाजार जब इस्तेमाल करते हैं, शेयर का क्रय विक्रय करना है। ठीक है, अब ये शेयर जो है, शेयर का मतलब तो आप लोग समझते हैं, शेयर का मतलब शेयरिंग। शेयरिंग मतलब कि बंटवारा, मतलब कि शेयर जब हम कहते हैं कि हमने किसी कंपनी का शेयर लिया है, इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी की हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। मतलब कि आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा है तो उस कंपनी में आपने 100 रुपये की हिस्सेदारी, मतलब 100 रुपये के मालिक हैं आप वहाँ पर, जितना वो 100 रुपये इन्वेस्ट आप उसके अंदर कर रहे हैं उस कंपनी में। ठीक है, और उस 100 रुपये पर जो प्रॉफिट होगा वो आपका पैसा होगा। ठीक है, तो वो हिस्सेदारी होती है। शेयर ऐसा कर क्यों रही है कंपनियां, क्यों शेयर लेके आती हैं, क्यों आप खरीद रहे हैं? आपको प्रॉफिट लेना है तो शेयर आप खरीद रहे हैं, क्योंकि उसे आप जब बेचेंगे तो उस शेयर की वैल्यू कुछ बढ़ चुकी होगी तो आप उसको बेच देंगे। अगर आप घाटे में जा रहे होंगे तो रुके रहेंगे, और अगर तब भी आप शेयर को बेच दे रहे हैं घाटे में भी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो शेयर, और कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि कंपनियां अपने कंपनियों को यानी अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए उनको पूंजी की आवश्यकता होती है। और उतनी बड़ी पूंजी, क्योंकि कंपनी जो होती है, कोई उद्योग होता है या बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र ही कोई वो बड़ा है, उसको अगर हम बढ़ाना चाह रही है कोई कंपनी तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत होगी, पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो पूंजी व्यक्तिगत तौर पे इकट्ठा नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो उसमें जनता को इन्वॉल्व करती कि जनता क्या करें, आए और मेरी कंपनी में निवेश करें, मतलब शेयर लें, और जब शेयर लेंगे तो उससे उनके पास पैसा आएगा। उस पैसे से वो अपने व्यापार को यानी अपनी कंपनी, कारखाने या किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र को एक्सपेंड करेगी, और जब एक्सपेंड करेगी तो जाहिर सी बात है उसका व्यापार और बढ़ेगा। तो जो आपने 100 रुपये जो लगाया उस 100 रुपये पे प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट आपको मिलेगा उस मतलब कि मूलधन के साथ, मतलब जो 100 रुपये आपने लगाया है। ये तो बात समझने की, इतनी बात कॉमन सी चीज़ें आप लोग समझते होंगे, लेकिन भारत में शेयर बाजार किस रूप में है इसको जानना जरूरी है। तो शेयर बाजार किस रूप में विनियमित है? विनियमित का मतलब ये हुआ कि शेयर बाजार का, भारत के अंदर जो शेयर बाजार है या दुनिया का कोई भी शेयर बाजार, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, वो विनियमित है। विनियमित का मतलब उसका नियमन किसी संस्था के द्वारा, किसी सरकारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मतलब उसका नियम का संचालन किया जा रहा है, कैसे रेगुलेट करना, कैसे चलाना है, निवेशकों के हितों की रक्षा करनी है, ये सब सारे नियम कानून बनाए जाते हैं और उसी के अनुसार शेयर बाजार रेगुलेट होगा। और भारत के अंदर जो शेयर बाजार को रेगुलेट कर रहा है वो कौन करता है? सेबी करती है। इतना याद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि कैसा क्षेत्र है? संगठित क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं हमेशा, हम लोग संगठित और असंगठित दो चीजें पढ़ते हैं। असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं होता है या कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं होता है,
लेकिन संगठित क्षेत्र वो होते हैं जिसका आंकड़ा सरकार के पास होते हैं या सरकार के पास उसका पंजीकरण, जो जो कंपनियां होंगी या कोई क्षेत्र है वो पंजीकृत होती है और सरकार उसका डिटेल अपने पास रखती है, उसके ऊपर नज़र बना के रख सकती है। तो वो संगठित क्षेत्र, मान लें कि शेयर बाजार एक संगठित है। संस्थानीकृत है, संस्थान मतलब कि कोई संस्थान है, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी चौराहे पर खड़े होकर शेयर बाजार खरीद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। संस्थान है कोई, उस संस्थान से आप शेयर खरीद रहे हैं ना, उस संस्थान को बेच रहे, उस संस्थान के माध्यम से बेच रहे हैं, तो संस्थानीकृत है। और एक कैसा है? वित्तीय बाजार, मतलब कि विनियमित, संगठित और संस्थानीकृत वित्तीय बाजार है। वित्त बाजार यानी वित्त का लेन देन किसके माध्यम से? सिक्योरिटीज के माध्यम से। आप कुल मिला के लाभ और हानि का मामला है इसमें, यानी वित्त का मामला है, पैसे का मामला है इसके अंदर पूरा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो यहाँ पर बाजार, यहाँ पर प्रतिभूति बाजार के संगठक, प्रतिभूति बाजार के संगठक के रूपों में होंगे, शेयर के रूप में हो सकते हैं, बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं, नोट्स के रूप में हो सकते हैं। ये सब पेपर वर्क, पेपर होता है एक तरह का, जिसका अपना एक मूल्य होता है। इस रूप में हम लोग खरीद और बेच सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सब चीज़ें हो रही हैं, पहले पेपर वर्क होता था, तो अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सब कुछ हो रहा है कि आपने शेयर खरीदा है, आपका एक डीमैट अकाउंट है, वहीं पर आप शेयर खरीद रहे हैं और वहीं पर आप शेयर बेच दे रहे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अब इतनी चीज़ जान गए, लेकिन जो शेयर बाजार होता है वहाँ पर जो आप शेयरों की यानी प्रतिभूतियों की जो खरीद और बिक्री करते हैं, ये तो कॉमन है, लेकिन ये बिक्री का आधार क्या बनेगा? कैसे बेचेंगे आप उसको? मतलब क्या ऐसे तय होता है कि क्या कीमत बेचने का, मतलब कुछ कीमत होगी ना, कुछ मूल्य होगा उसका, तो वो तय होगा, मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्या? कीमतों का निर्धारण, मांग और पूर्ति। ये मैं बार बार आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मांग और पूर्ति शब्द वित्तीय बाजार में या वित्तीय क्षेत्र में कहीं भी करना अति आवश्यक शब्द, ये टर्मिनोलॉजी है, मांग और पूर्ति। क्योंकि जो भी कीमतें तय होती हैं वो मांग और पूर्ति के आधार पर होती हैं। चाहे आप किसी मार्केट में जाएं, आप यहाँ शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, आप कमोडिटी मार्केट में चले जाइए, आप सामान खरीदने चले जाइए किसी मार्केट में, तो अगर जब आप मान लीजिए 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं या कोई सामान खाने पीने की वस्तु खरीद रहे हैं, तो उसकी कीमतें मांग और पूर्ति पर ही डिपेंड करती हैं। अगर मांग कम है तो कीमत, अगर मांग कम है तो कीमत भी कम होगी, अगर मांग ज़्यादा है तो कीमत अधिक हो जाएगी। तो जैसी मांग पूर्ति होगी उसी आधार पर खरीद बिक्री की कीमतें तय होंगी चीज़ों की। उसी प्रकार से शेयरों की कीमतें तय हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और इससे हम लोग फिर क्या बोलेंगे? कुल मिला के शेयर बाजार बोलेंगे। अब इसके अंदर कुछ एक्सचेंज हैं जो शेयर सूचीबद्ध होते हैं, मतलब कि शेयर सूचीबद्ध का मतलब हो गया जो कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं कुछ एक्सचेंजों के अंदर। और वो एक्सचेंज कौन कौन से? जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इस मुख्य रूप से हम जो परीक्षा में आता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, BSE का नाम आप लोग सुनते होंगे। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा, मतलब भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। मान्यता इसको, हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 1956 में दे दी गई थी, सोच लीजिए आप लोग, मगर स्थापना कब होती है? 1875 में। मतलब कि मान्यता की दृष्टि से भी देख रहे तो और पुरानी हो गई है, लेकिन हम चूंकि हम मान्यता की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्थापना की बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि स्थापना जब हुई तभी ये अपना काम करना शुरू करेगा। तो 1875 में हुई। यह व्यापार करता है, किन चीज़ों का व्यापार करता है? तो प्रतिभूतियों का व्यापार करता है, शेयर का व्यापार करता है, डिबेंचर्स का करता है, डेरिवेटिव्स का करता है, म्यूचुअल फंड का करता है। इन सब चीज़ों को एक तरह के, ये सभी क्या हैं? ये एक तरह के शेयर्स होते हैं, एक तरह के कह सकते हैं, जिसका हम लोग लेन देन करते हैं और इसका इन सब का अपना एक मूल्य निर्धारण होता है। दूसरी चीज़ क्या है? पारदर्शी बाजार। इसका काम क्या है? BSE का काम क्या है? पारदर्शी बाजार देना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? फरवरी 2017 में BSE को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया गया है। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके अंदर सूचीबद्ध कर दिया गया है, NSE के अंदर इसको सूचीबद्ध किया गया, BSE भी।
मतलब कि पहले तो BSE था, बाद में NSE आया। अब हम लोग ये देखें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस बहुत हैं, सभी इंडेक्सेस के बारे में जानना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। पहला इंडेक्स जो है सेंसेक्स इंडेक्स है। इंडेक्स BSE का ये संवेदी सूचकांक है जिसको बनाया गया 1986 में। ठीक है, जो BSE का संवेदी सूचकांक है, इसका निर्धारण आधार वर्ष जो होता है 1978 1979 है आधार वर्ष। इसमें 30 शेयर्स हैं, यानी कि 30 शेयर्स है। इसका मतलब ये है कि इन 30 शेयरों के आधार पर ही जो सेंसेक्स का उतार चढ़ाव है वो तय होता है। यानी कि ये 30 कंपनियां हैं, यानी 30 शेयर का मतलब बोल रहे हैं, इसका मतलब 30 कंपनियां हैं जो सूचीबद्ध हैं। ठीक है, इन्हीं कंपनियों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके आधार पे हम सेंसेक्स के उतार चढ़ाव की बात करते हैं। यानी सेंसेक्स में होने वाला उतार चढ़ाव BSE में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयरों के समग्र मूल्य के होने वाले उतार चढ़ाव के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन आ गया कि BSE का जो सेंसेक्स इंडेक्स है उसमें कितने शेयर्स हैं, ये क्वेश्चन आता है। सेंसेक्स के अंदर पूछ रहा है, ध्यान देंगे तो आप कहेंगे सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर सूचीबद्ध हैं। BSE के सेंसेक्स इंडेक्स में कितने शेयर सूचीबद्ध हैं, तो आप कहेंगे 30 शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी 30 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। ठीक है, इन 30 कंपनियों के समग्र मूल्य के आधार पर ही उतार चढ़ाव के, मतलब इसका मतलब कि जो 30 कंपनियां हैं ये एक तरह से पूर्व भारतीय स्टॉक बाजार का क्या कर रही हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसीलिए BSE को क्या कहा जाता है, भारतीय स्टॉक बाजार का प्रतिनिधि। ठीक है, मतलब मार्केट कैसा चल रहा है उस दिन का, अगर हम सेंसेक्स के अंदर उतार चढ़ाव को देखें और या फिर इन 30 कंपनियों के शेयर के उतार चढ़ाव को देखें समग्र रूप से, तो हम बता पाएंगे कि मार्केट कैसा वर्क कर रहा है उस दिन। ठीक है, BSE का ही एक और इंडेक्स है, सूचकांक है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सूचकांक, नेशनल इंडेक्स। उसमें कितने शेयर हैं, तो 100 शेयर हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया, BSE में सेंसेक्स इंडेक्स में कितने शेयर हैं, तो आप कहेंगे 30 शेयर हैं। BSE में नेशनल इंडेक्स में कितने शेयर हैं, तो आप कहेंगे 100 शेयर। तो ये दो फैक्ट, आधार वर्ष कब आया संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स कब लाया गया, तो वो आप दिमाग के अंदर रखेंगे। सेंसेक्स लाया गया 1986 में। 1875 में BSE की स्थापना की गई। अब चूंकि एक ही स्टॉक एक्सचेंज था भारत के अंदर, तो इसका अपना एक अलग प्रभाव था। इस प्रभाव को कम करने के लिए जो प्रभाव था एक ही था, तो इसको कम करने के लिए या एक और विकल्प के रूप में फेरवानी समिति की सिफारिश आई। तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर एक और स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई, जिसका नाम था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। फेरवानी समिति का गठन 1991 में किया गया और 1992 में इसकी जब रिपोर्ट आई तो 1992 के आधार पर ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। और इसका मुख्य प्रवर्तक जो है, मतलब इसका प्रमोटर कौन है, तो IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा अन्य प्रवर्तक भी है, लेकिन मुख्य प्रमोटर पहले नंबर पे जो है वो है IDBI। क्वेश्चन आ गया परीक्षा में आपके कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य प्रवर्तक कौन है, तो आप कहेंगे IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय संस्थान है ये। ठीक है, और भी SBI भी है, ICICI भी है, LIC भी है। ठीक है, ये सब भी प्रवर्तक हैं, बहुत से प्रवर्तक हैं इसको, लेकिन मुख्य प्रवर्तक के रूप में IDBI यही परीक्षा में प्रश्न बनेगा, क्योंकि जिसमें बहुत ढेर सारे और भी अन्य हो गए वो सेकेंडरी हो गए, वहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेगा नहीं। इसमें अगर कहा जाए कोई सूचकांक है तो सबसे फेमस सूचकांक है निफ्टी 50 है आपका। पूछा गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का क्या नाम है, तो आप कहेंगे निफ्टी 50, जिसका आधार वर्ष है 1995। अब आते हैं हम लोग ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। OTCEIA, ओवर दी सी फॉर काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
OTCEI। इसका काम क्या है? इस एक्सचेंज का उद्देश्य है कम लागत पर नई परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना। कम लागत पर मतलब इसके शेयर सस्ते होते होंगे। देश का सबसे पहला कागज रहित शेयर बाजार इसी स्टॉक एक्सचेंज में संपन्न हुआ। समझा कि देश का सबसे पहला अगर कागज रहित शेयर बाजार की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मतलब कि कागज पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, तो वो कौन था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, याद कर लीजिए 1990 में। ये महत्वपूर्ण आपके एक्सचेंज हैं जो कि शेयर बाजार को समझ लीजिए प्रदर्शित करते हैं। शेयर बाजार में क्या चल रहा है, कैसा मार्केट है, यहाँ जाके देखेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं, जो कंपनियां, उनका क्या हाल चल रहा है, उससे आप पूरे मार्केट की क्या स्थिति है वो आकलन कर सकते हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1990, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बहुत कम बना है, ना के बराबर, लेकिन इन दोनों पे यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे प्रश्न बने हैं और बार बार बने हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।